प्रिया और कविता, दो बहनें। उनके माता पिता एक दुखद दुर्घटना में बहुत पहले ही इस दुनिया से चले गए थे। उस दिन के बाद से प्रिया ने अपनी छोटी बहन की परवरिश की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली थी। उसने अपनी सारी खुशियों और सपनों को त्याग कर कविता को एक बेहतर जीवन देने का निश्चय किया था। वो हर दिन सूरज उगने से पहले उठती और दूर गांव में मेहनत मजदूरी करने जाती। उसका एक ही लक्ष्य था, कविता के चेहरे पर मुस्कान बनाए रखना। लेकिन कविता अपनी बड़ी बहन के बिल्कुल विपरीत थी। वह ईर्ष्यालु, लालची और बेहद अहंकारी थी। वह प्रिया की मेहनत और त्याग की कीमत कभी समझ ही नहीं पाई। एक शाम जब प्रिया काम से थकी हारी घर लौटी तो उसने देखा कि घर अस्त व्यस्त पड़ा है और कविता आराम से बैठकर फोन चला रही थी। कविता, तूने आज कुछ भी नहीं किया है। घर का काम यूं ही पड़ा है। मैंने कितनी बार कहा है कि घर के काम में मेरी मदद कर दिया कर। दीदी, तुम मुझे इन सब बातों में उपदेश मत दिया करो। मुझे तुम्हारी बातें सुनना बिल्कुल पसंद नहीं। मैं क्या करूं? तू कोई काम ढंग से नहीं करती। गृहस्थी की तरफ तेरा बिल्कुल ध्यान नहीं। दिन भर गांव में घूमती रहती है। अगर ऐसा करेगी तो कैसे चलेगा? क्या तू अब छोटी रह गई है? हाँ, मैं छोटी नहीं हूँ, लेकिन क्या इस घर का सारा काम मुझे ही करना होगा? तुम बाहर जाती हो, काम करती हो, तो मैं क्या तुम्हारी नौकरानी हूँ? प्रिया दुखी मन से कविता से कहती है, मैं दूसरे गांवों में मेहनत करके पैसा कमाती हूँ, फिर तुझे खिलाती हूँ, और तू मामूली घर का काम भी नहीं करेगी। इतना घमंड किस बात का है तुझे? सुनो दीदी, घमंड करना अच्छा नहीं, लेकिन घमंड के बिना इंसान की कोई कीमत नहीं होती। लोग हमें पैरों तले रोन देंगे। याद रख, एक दिन यही घमंड तुझे बर्बाद कर देगा। तेरी यह ईर्ष्या ही तेरा नाश कर देगी। कर दे तो कर दे, तुम्हें इससे क्या? तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? तुम बस अपनी चिंता करो, मेरी चिंता मत करो। तो फिर तू अपना रास्ता खुद ही चुन ले। अब मेरे ऊपर भरोसा करने की जरूरत नहीं। खुद कमाकर खुद जीना। कमाकर फिर ताने देती हो? क्यों नहीं दूंगी? मैं अपनी मेहनत की कमाई ऐसे यूं ही उड़ते नहीं देख सकती। हमें भी तो घर गृहस्थी चलानी है। तू अपना घर देख। कविता गुस्से में घर से निकल गई। प्रिया के बार बार बुलाने पर भी नहीं रुकी। प्रिया पूरी रात उसकी राह देखती रही। अगले दिन शाम को जब कविता वापस लौटी तो प्रिया ने उसे बड़े प्यार से गले लगाया। कहाँ थी तू पूरे दिन? सुबह गई थी, अब आने का समय मिला। मैं तेरे लिए खाना लेकर इंतजार कर रही थी। कैसा खाना? मैं कोई खाना नहीं खाऊंगी। तुम यहाँ से हट जाओ। तू अब भी मुझसे नाराज है? अच्छा, मेरी गलती है, मुझे माफ कर दे। अब तो खाना खा ले। तेरा गुस्सा मुझ पर है, खाने पर क्यों उतार रही है? मैं तुम्हारी कमाई का खाना नहीं खाऊंगी। ऐसा क्यों कह रही है? माँ बाप के मरने के बाद मैंने तुझे पाला पोसा है, खुद भूखी रहकर तुझे खिलाया, और आज तू यह कह रही है? तो और क्या करती? बस जरा सी बहस हुई और तुमने मुझे ताने दे डाले। तुम मुझे जरा भी प्यार नहीं करती। अरे, मैं तुझे कितना प्यार करती हूँ, यह तू अच्छी तरह से जानती है। इस दुनिया में तू ही मेरी अपनी है। तेरे लिए मैं सब कुछ कर सकती हूँ। हाँ, वह तो दिख ही रहा है। अब नाराज मत हो। देख, मैं भी पूरे दिन तेरे लिए बिना खाए रही। आज काम पर भी नहीं जा पाई।
एक दिन की कमाई चली गई। फिर से कमाई की बात? अच्छा बाबा, अब नहीं कहूंगी, बस यूं ही बोल दिया था, ताना नहीं दिया। आज तेरे कारण काम पर नहीं जा पाई। अब तू खाना खा ले, मैंने भी कुछ नहीं खाया। ऐसा क्यों कह रही है? माँ बाप के मरने के बाद मैंने तुझे पाला पोसा है। अच्छा, अब खा ले। अगले दिन कविता फिर से गांव में घूम रही थी। उसकी मुलाकात दो लड़कों मोहन और सोहन से हुई, जो गांव में छोटे मोटे अपराधों के लिए जाने जाते थे। अरे कैसी हो कविता? आजकल बहुत कम दिखाई देती हो, कहाँ कहाँ घूमती रहती हो? क्यों दिखाई नहीं दूंगी, मैं तो गांव में ही रहती हूँ। तुम लोग पता नहीं कहाँ रहते हो। हाँ, ये तो सही है। हम लोग तो बहुत सी जगह काम से घूमते रहते हैं, इसी वजह से शायद मुलाकात नहीं होती। ऐसे बोल रहे हो जैसे बहुत बड़ा काम करते हो। तुम लोग क्या करते हो यह सब मुझे अच्छे से पता है। अरे पगली, ऐसा क्यों बोल रही हो? अच्छा हुआ तुमसे मुलाकात हो गई। सुनो, तुमको एक खबर देनी है। खबर? कैसी खबर? पहले ही बता दूं, मैं किसी गलत काम में शामिल नहीं हो सकती। दीदी को पता चल गया तो वह घर से निकाल देगी। अरे नहीं नहीं भाई, मैं तुझे गलत सलाह दूंगा क्या? मैं तो कह रहा था कि रुद्र प्रताप सिंह के घर आज भोज है। भोज? वो भी रुद्र प्रताप सिंह के घर? मुझे तो पता ही नहीं था। अरे पता कैसे चलेगा? उन्होंने शायद तुझे बुलाया ही नहीं और हमें भी नहीं बुलाया। बुलाने की क्या जरूरत है? रुद्र प्रताप सिंह मेरे अपने हैं, बुलाएं या ना बुलाएं मैं तो जाऊंगी। ये तो सही कहा, गांव का हर भोज तेरा ही तो है। और क्या, इस बार देखना मैं रुद्र प्रताप सिंह के घर जरूर जाऊंगी। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, दीदी फिर से चिल्लाने लगेंगी। फिर कविता घर की ओर चलने लगी। उस रात प्रिया और कविता के बीच फिर से बहस हुई। दीदी सुनना, तुझसे एक बात करनी है। अब क्या हुआ? कितनी रात हो गई है, अब तक सोई नहीं? सुबह मुझे काम पर भी जाना है। अरे दीदी, कल तुझे काम पर नहीं जाना, कल रुद्र प्रताप सिंह के घर भोज है। चलना, हम दोनों चलते हैं, हमें बुलाया है। बकवास मत कर, हमें किसी ने नहीं बुलाया। तूने भोज की खबर सुनी और अब जाने की जिद पकड़ ली। नहीं दीदी, सोहन भाई ने अभी कहा था कि रुद्र प्रताप सिंह ने बुलाया है। मैं तेरी बातों पर यकीन नहीं करती। तू जाएगी तो तुझे निकाल बाहर करेंगे। दीदी, कुत्ते को लात मारकर निकाला जाता है, पकड़ कर नहीं। तुझे तो बड़ा ज्ञान है, तू तो समझ ही गई होगी। मुझे कैसे निकालेंगे? तुम मुझे अपमानित कर रही हो। अरे नहीं, बस मजाक कर रही थी। तो फिर कहो कि तुम चलोगी। नहीं, मुझे कोई काम नहीं है वहाँ। मुझे इतना भोज का लालच नहीं है। तुझे अगर सच में बुलाया है तो जा। ठीक है, तो मैं अकेली जाऊंगी। बस याद रखना, अगर बुलाया है तभी जाना, वरना मत जाना। रुद्र प्रताप सिंह और उनकी पत्नी माया देवी गांव के सबसे धनी और सबसे दयालु लोग थे। वे समय समय पर गरीबों के लिए भोज का आयोजन करते थे। भोज में कविता को देखकर रुद्र प्रताप सिंह सब समझ गए कि वह बिना बुलाए आई है। फिर भी उन्होंने विनम्रता से उसे भोजन दिया। हाँ बेटी कविता, और खाना लोगी? दूं और थोड़ा? नहीं बाबू, बहुत हो गया, कब से खा रही हूँ, अब पेट भर गया है। अरे नहीं नहीं, अभी तो मिठाई बाकी है। हांडी भर मिठाई रखी है, मिठाई नहीं खाएगी क्या?
हाँ हाँ खाऊंगी, अभी थोड़ा जगह है पेट में, आप जरा मिठाई भेज दीजिए। अच्छा बताओ बेटी, तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? बुलाया तो हाँ, सोहन भाई ने बुलाया। सोहन को किसने बुलाया? हमने तो सोहन को भी नहीं बुलाया, तो वो तुझे कैसे बुला सकता है? सच बताओ, तो बिना निमंत्रण के ही यहाँ आ गई है ना? खाना खा लेना, इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन हर भोज में ऐसे बिना बुलाए जाना ठीक नहीं है। यह शर्म की बात है। मतलब आप लोग मुझे अपमानित कर रहे हो? अरे नहीं नहीं बेटी, अगर अपमानित करते तो तुम्हें खाने से पहले ही निकाल देते। तुम खाना खा लो, कोई दिक्कत नहीं, बस समझा रहे हैं। समझाने की जरूरत नहीं है, आप लोग बड़े लोग हो, इसलिए जो चाहो करोगे। इतने लोगों के सामने मुझे अपमानित कर दिया। याद रखना, मेरे दिन भी आएंगे, उस दिन मैं उसका बदला जरूर लूंगी। अगले दिन सुबह प्रिया ने देखा कि कविता का चेहरा उदास है। क्या हुआ कविता, तू ऐसे क्यों रो रही है? तेरे रोने से तो तेरा चेहरा पूरा सूज गया है। आखिर हुआ क्या? दीदी, उन्होंने मुझे अपमानित किया, मुझे न्योता देकर बुलाया और पूरे गांव के सामने मुझे बेइज्जत किया। किसने अपमान किया तेरा? रुद्र प्रताप सिंह और उनकी बीवी ने। तू ही बता, कल रात को मैंने तुझसे कहा था कि सोहन भाई हमें न्योता देकर गए थे, क्या मैंने झूठ कहा था? यह सच है या झूठ मैं नहीं जानती, लेकिन अचानक वह तेरा अपमान करेंगे? वह तो ऐसे इंसान नहीं है। तो क्या मैं झूठा झूठा रो रही हूँ? मुझे सोहन भाई खुद न्योता देकर गए थे, उसी भरोसे मैं भोज में गई, लेकिन वहां जाकर उन्होंने मुझे अपमानित कर दिया। ऐसा तो होना नहीं चाहिए। रुद्र प्रताप सिंह और उनकी पत्नी बहुत अच्छे इंसान हैं, गरीबों की हमेशा सेवा करते हैं। वह अचानक तेरे साथ ऐसा क्यों करेंगे? मैं सच कह रही हूँ दीदी, मुझे बहुत बुरा लगा। इतने लोगों के सामने मुझे अपमानित किया। जरूर उन्होंने यह सब सोची समझी योजना से किया। अच्छा ठीक है, अब तू चुप हो जा, अब रोने की जरूरत नहीं। शायद तूने पूरा दिन रोते रोते निकाल दिया। मुझे बहुत बुरा लगा दीदी, मैं तुमसे कह कर रख रही हूँ, जिस दिन मैं अमीर बनूंगी उस दिन मैं उन्हें देख लूंगी। अच्छा, जब हम अमीर बनेंगे सबसे पहले भोज का आयोजन करेंगे और फिर उन्हें न्योता देकर दिखाएंगे। बिल्कुल सही, यह बात तेरे दिमाग में रहनी चाहिए। तू अच्छे से काम कर ताकि हम जल्दी अमीर बन सके। प्रिया, जो कि रोज की तरह दूसरे गांव काम करने जाती थी, एक शाम लौटते समय रास्ते में उसे एक पुरानी झोपड़ी दिखाई दी, जहां से किसी के पुकारने की आवाज आ रही थी। प्रिया को शक हुआ। कोई अंदर से पुकार रहा है, लगता है कोई बहुत बड़ी तकलीफ में है। एक बार जाकर देख लेती हूँ। हाँ, देखना चाहिए। वह झोपड़ी के पास गई और अंदर जाकर देखा, एक बूढ़ा आदमी दर्द से तड़प रहा था। अरे, आप तो बहुत बीमार लग रहे हैं। आपके घर वाले कहाँ हैं? आप अकेले रहते हैं क्या? अरे कौन आया है मेरे घर? मैं यहाँ अकेला ही रहता हूँ, मेरा कोई नहीं है। हाय राम, आपको तो बहुत कष्ट हो रहा है। आप बताइए क्या तकलीफ है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ए बेटी, तू कौन है? तू मेरी इतनी सेवा क्यों कर रही है? मान लीजिए मैं आपकी बेटी हूँ। अब आप कुछ मत बोलिए, बस लेटे रहिए, मैं सब देखती हूँ। प्रिया ने पूरी रात उस बूढ़े की सेवा की।
उसने उसे पानी दिया, दवा दी और उसकी देखभाल की। सुबह होने के कुछ समय पहले बूढ़े ने प्रिया का हाथ पकड़ा। बेटी तू बहुत अच्छी है। तूने अपने बारे में न सोचकर पूरी रात मेरी सेवा की, जबकि मैं तुझे पहचानता भी नहीं। मुझे आपकी सेवा करने का अवसर मिला, यही बहुत है। इंसान की सेवा करना ही सौभाग्य है। बेटी तू रहती कहाँ है? पास के गांव में मेरा घर है। इस गांव में मैं काम करने आती हूँ। मैंने आपकी सेवा किसी दान की आशा से नहीं की। मैं जानता हूँ, फिर भी मैं तुझे कुछ देना चाहता हूँ। मेरे पास अब यही धन संपत्ति बची है। मैंने मेरे घर के पीछे बरगद के पेड़ के नीचे सारी धन संपत्ति छुपा रखी है। तू उसे ले लेना। अरे रे, लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं। आप चुप क्यों हो गए? बोलिए, आप सो गए क्या? बूढ़ा आदमी अब हमेशा के लिए जा चुका था। वह अपनी अंतिम सांस ले चुका था। प्रिया का दिल भारी हो गया। वह कुछ समय तक बैठी रही, फिर उसने बूढ़े का अंतिम संस्कार किया और फिर घर लौट गई। जब वो घर पहुंची तो कविता वहां इंतजार कर रही थी। दीदी, तू सारी रात कहाँ थी? किसके साथ थी? मैं तेरे लिए पूरी रात जागती रही और तू घर नहीं आई। संभल कर बात कर कविता। जो तू नहीं जानती उस पर बोलने की जरूरत नहीं। इसमें जानने की क्या जरूरत है? इतने सालों में तू कभी रात को बाहर नहीं रही। आज अचानक कहाँ थी? किसके साथ थी तू? मैंने कोई गलत काम नहीं किया। कल रास्ते में मुझे एक बूढ़ा आदमी मिला। वह बहुत बीमार था। मैंने उसकी सेवा की पूरी रात। सुबह होते वह मर गई। यह सब मनगढ़ंत कहानी है। मैं कुछ नहीं मानती। मुझे यकीन है तू कहीं और थी। बता, किसके साथ थी तू? हे भगवान, तू मेरी बात क्यों नहीं मान रही? मैं कैसे मानूं? तेरे पास कोई सबूत तो है नहीं। सबूत है मेरे पास। बूढ़ा मरते वक्त अपनी पूरी संपत्ति का राज मुझे बताकर गया। धन संपत्ति जरूर बहुत होगी। अगर तू मुझे राज बता दे तभी मैं यकीन करूंगी। अच्छा, मान लिया, लेकिन मैं तुझे वह संपत्ति लेने नहीं दूंगी। हम जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं। वह बाद में देखेंगे। तू पहले मुझे उस धन संपत्ति का राज बता, नहीं तो मैं मानूंगी तू किसी और के साथ थी। प्रिया ने कविता के दबाव में उसे बूढ़े की सारी संपत्ति का राज बता दिया। बाद में कविता के जोर देने पर प्रिया मजबूरी में वह धन संपत्ति ले लेती है। धीरे धीरे वह दोनों बहनें गांव के सबसे अमीर लोगों में गिनी जाने लगी। देखा दीदी, अब तुझे मेहनत करके बाहर कमाने की जरूरत नहीं। मैंने तुझसे कहा था ना, यह संपत्ति हमें लेनी चाहिए। मौके बार बार नहीं आते। लेकिन मैं लालच नहीं करना चाहती। मैंने तो उस बूढ़ी से कहा भी था कि मुझे यह सब नहीं चाहिए। लेकिन उसने तेरी सेवा से खुश होकर तुझे दान दिया। इसमें लालच क्या? यह तो तेरा हक है। हाँ, यह ठीक है। वैसे भी अब सब कुछ अच्छा चल रहा है। मैंने तय किया है कि कुछ दिनों में हम एक व्यापार शुरू करेंगे ताकि यह स्थिति बनी रहे। लेकिन मेरी एक बात सुन, मैं इस गांव में एक बड़ा भोज करना चाहती हूँ। अचानक भोज क्यों? क्यों, तू भूल गई? रुद्र प्रताप सिंह के घर वालों ने मुझे अपमानित किया था। उस दिन तूने कहा था
कि जब हम अमीर होंगे सबसे पहले भोज करेंगे और उन्हें न्योता देंगे। तू अभी तक वह बात भूली नहीं? वह मैं कैसे भूलूं दीदी, कितने लोगों के सामने मेरा अपमान हुआ था, क्या मैं उसका बदला न लूं? हाँ, बदला लेना चाहिए। तूने कोई गलती नहीं की थी, फिर भी उन्होंने तेरा अपमान किया, तो फिर जल्द से जल्द भोज का आयोजन कर। मैं सबको न्योता देने का इंतजाम करती हूँ। ठीक है, जिसे जिसे बुलाना है बुला ले, गांव के सारे लोग आ जाएं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। अब की बार हम सबसे बड़ा भोज करेंगे और सबको दिखा देंगे। गांव के दो चोर मोहन और सोहन, जो पहले से ही प्रिया और कविता के अचानक अमीर हो जाने पर नजर रखे हुए थे, उन्होंने अब अपनी योजना बनाई। मुझे समझ में नहीं आता अचानक से ये दोनों बहनें इतनी अमीर कैसे हो गईं। कुछ दिनों पहले तक तो ये प्रिया दूसरे गांवों में काम करके गुजारा करती थी। हाँ, यही तो बात है। 2 दिन पहले तक कविता दूसरों के घर अच्छा खाने के लिए घूमा करती थी, अब देखो यह तो खुद ही भोज करा रही है। हाँ, क्या करें भाई, समझ नहीं आता। कविता की वजह से हम उनके घर के आसपास भी तो नहीं जा सकते। जैसे ही हम उनके घर के पास जाएंगे वह समझ जाएगी। और नहीं तो क्या, अगर हम कुछ जान ही नहीं पाएंगे तो चोरी कैसे करेंगे। मैं चाहता हूँ कि उनकी सारी की सारी संपत्ति चुरा लें और खुद अमीर बन जाएं। अरे पहले यह जानना होगा कि वह अमीर बने कैसे। इसके लिए पहले हमें कविता को अपने साथ मिलाना होगा। अरे लेकिन लगता है कि कविता मानेगी नहीं। अरे मानेगी रे सोहन, जरूर मानेगी। अगर हम उसे पैसे का लालच दें तो वो जरूर मान जाएगी। चाहे कितनी भी अमीर हो जाए, कविता का लालच हमेशा उसे खींचता रहेगा। तो ठीक है भाई, क्या हम कविता को अपने गिरोह में शामिल कर लें? पहले उसे अपने साथ मिलाते हैं, फिर धीरे धीरे उसका भरोसा जीतकर उससे सारी राज जान लेंगे। ठीक है, तो वैसे ही होगा। कविता को अपने साथ लगाना मेरे लिए बहुत आसान है। बस तुम देखते जाओ मैं कैसे उसे अपने जाल में फंसाता हूँ। भोज के दिन रुद्र प्रताप सिन्हा और गायत्री देवी भी प्रिया और कविता के घर आए। उन्हें देखकर कविता ने घमंड से कहा, क्या हुआ रुद्र प्रताप सिंह बाबू, आप भी हमारे घर भोज में चले आए, आपको जरा भी शर्म नहीं आई? अरे यह कैसी बात कर रही हो? बुलाया है इसीलिए आए हैं, इसमें शर्म की क्या बात? उस दिन मैं भी तो न्योते पर ही आई थी, मगर आपने तो मुझे सबके सामने अपमानित करके घर से निकाल दिया था। देखो, हमने तुम्हें अपमानित नहीं किया था, समझाया था। चुप रहो तुमने ही मेरा अपमान किया था, मुझे सब याद है। और आप देख लिया ना, मेरे घर में तुम्हें आकर खाना पड़ रहा है। कविता, यह क्या हो रहा है? तुम उनसे ऐसे क्यों बात कर रही हो? चुप हो जा दीदी, भोज की बात थी, तूने भोज का इंतजाम कर दिया, मैंने अपना बदला ले लिया। यह कैसा बदला है? मैं तो सिर्फ उन्हें बुलाकर यह जताना चाहती थी कि तुम्हें अपमानित करके उन्होंने अच्छा नहीं किया और तुम उल्टा उन्हें ही अपमानित कर रही हो। और क्या करती, जिन्होंने मुझे सबके सामने धक्के मारकर निकाल दिया था, आज वही मेरे घर आकर खाना खा रहे हैं, कुत्ते कहीं के। ये सुनकर रुद्र प्रताप सिन्हा और गायत्री देवी खड़े हो गए। छी 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 छी, अगर मुझे पता होता कि हमें यहाँ ऐसे अपमानित किया जाएगा तो मैं यहाँ कभी नहीं आता। क्या हमारे पास पैसे की कमी है या खाने की? जाइए यहाँ से, आपकी तरह बेशर्म लोगों को मैं अपने भोज में नहीं देखना चाहती, और आगे से कभी भी हम भोज करेंगे तो आप मत आना। हाँ, अब हम कभी नहीं आएंगे और देखते हैं यह अमीरी कितने दिन चलती है। तो इस दौलत के नशे में इतनी अंधी हो गई है,
अब तुझे लोग इंसान नहीं नजर आते। मुझे लोग इंसान ही नजर आते हैं, मगर ऐसे बेशर्म लोग नहीं। मैंने तो गांव के सभी लोगों को न्योता दिया था, किसी को तो अपमानित नहीं किया। तो मुझे ज्ञान मत दो। जैसे ही रुद्र प्रताप सिन्हा और गायत्री देवी चले गए, मोहन और सोहन कविता के पास आए। अरे ये तो कविता है। वाह भाई वाह, तुम्हें तो पहचानना मुश्किल हो गया। पूरी अमीर बन गई हो, गांव वालों को भोज खिला रही हो, क्या बात है। हाँ, थोड़ा बहुत तो हो ही गया है, लेकिन तुम दोनों का इरादा क्या है? आज कैसे मुलाकात हो गई? अरे मुलाकात नहीं हुई, हम तो तुम्हें ही ढूंढ रहे थे। हाँ हाँ, सब ठीक है। मुझे ढूंढ रहे थे? क्यों, सब ठीक तो है? देखो, हमें बड़ा काम मिला है। अगर तुम हमारे साथ मिलकर करोगी तो मोटा पैसा मिलेगा, मोटा पैसा। नहीं नहीं, अब मैं बुरा काम नहीं करती। वैसे भी अब तो मैं अमीर हो गई हूँ। अरे मूर्ख कहीं की, यह दौलत हमेशा थोड़ी रहेगी, कुछ कमाना भी पड़ेगा। सुना है तुम्हारी बहन भी बिजनेस शुरू करने वाली है, तो तुम क्या ऐसे ही खाली बैठी रहोगी? लेकिन यह ठीक रहेगा क्या? अगर दीदी को पता चल गया तो वह मुझे घर से निकाल देगी। और नहीं तो क्या। अरे थोड़ा काम करके सारा पैसा मिल जाएगा, तो इसमें दिक्कत ही क्या है, जिससे तुम और ज्यादा अमीर बन जाओगी। रुद्र प्रताप सिंह को 2 बार खरीद सकोगी। बोलो। अरे कुछ भी नहीं होगा। अगर दीदी के हाथ में मोटी रकम पकड़ा दो तो वह भी चुप हो जाएंगी। वैसे भी उसे पता ही नहीं चलेगा कि तुम कर क्या रही हो। ठीक है, अगर तुम लोग राज रख सको तो मैं तैयार हूँ। हम वादा करते हैं कविता, सब राज रहेगा, कभी उजागर नहीं होगा। हाँ सुनो, अगला निशाना यही घर है। किसी भी हालत में आज रात चोरी करनी ही है। आहा, चिंता मत करो भाई, सब इंतजाम हो चुका है। बस घर वाले सो जाएं, फिर हम अंदर घुसेंगे, ऐसे चोरी करेंगे किसी को सूंघने से भी पता नहीं चलेगा कि यहाँ क्या हुआ है। मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर पकड़े गए तो? अरे डर मत कविता, हमें तो सालों का अनुभव है, कभी नहीं पकड़े गए, आज भी नहीं पकड़े जाएंगे ना। डर मत, आजा आजा। तुम दोनों तो आदत डाल चुके हो, मगर मुझे तो नहीं है, इसलिए थोड़ा डर लग रहा है। अरे डर मत भाई, बस साथ चल, नया काम करने में ना बड़ा मजा आता है। आजा। हाँ, इसी मजे के लिए तो मैं तुम्हारे साथ आई हूँ। चुप चुप चुप, लगता है सारे लोग सो गए हैं। काफी देर पहले लाइट बंद हो गई थी, तो बस चलो, आओ आ जाओ, अंदर घुसते हैं। जैसे ही वे घर में घुसे, एक तेज रोशनी चमकी और पुलिस अधिकारियों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। कोई भी भागने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। ओह, हम तो पकड़े गए। मैंने तो पहले ही कहा था, चोरी ठीक नहीं। अरे फालतू की बकवास मत करो, जो जहां से निकल सकता है निकलो। पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, अब कोई नहीं बच सकता है। बहुत दिन से गलत काम कर रहे थे ना, चलो अब जेल चलो। अरे पकड़ो इनको, चलो। अगले दिन प्रिया जाग गई थी और उसने पुलिस अधिकारियों को घर के पास जाते देखा। उसका दिल बैठ गया और वो अधिकारी के पास आई। अरे साहब, आप अचानक यहाँ, कुछ हुआ है क्या? क्या हुआ? आपको पता है आपकी बहन कहाँ है? क्यों, मेरी बहन ने क्या किया, कहाँ गई है, यह तो मुझे नहीं पता। सुबह उठी तो घर पर नहीं थी। घर पर नहीं, जेल में है।
जेल में यह क्या कह रही हैं? मेरी बहन ने क्या किया? उसने क्या नहीं किया यह पूछो। कल रात मोहन और सोहन के साथ चोरी करते पकड़ी गई है। नहीं नहीं, यह झूठ है। मेरी बहन ऐसा नहीं कर सकती। हमारे पास सबूत है, उसी आधार पर उसे गिरफ्तार किया है। अब सजा कितनी मिलेगी यह अदालत तय करेगी। साहब प्लीज मेरी बहन को छोड़ दीजिए, वह ऐसी नहीं है। आपकी बहन कितनी खतरनाक है शायद आप जानती नहीं हैं। गांव वाले सब जानते हैं। और हाँ, हमें यह घर भी जब्त करना पड़ेगा। लेकिन क्यों? क्योंकि सूचना मिली है कि यह संपत्ति भी गलत तरीके से हासिल की गई है। समझी? आपको शाम तक का समय दिया जा रहा है, तब तक घर खाली कर दीजिएगा। प्रिया की दुनिया उजड़ गई। वो अकेली रह गई थी, बिना घर के, बिना किसी के। उसी रात रुद्र प्रताप सिन्हा और गायत्री देवी उनके पास आए। उन्होंने प्रिया को अपने घर में आश्रय दिया। मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। आप लोग ना होते तो मैं कहाँ जाती। मैंने आपसे बहुत बुरा व्यवहार किया, मुझे माफ कर दीजिए। अरे अरे, तुम क्यों माफी मांग रही हो? तुम्हारे जैसी लड़की गांव में मिलना मुश्किल है और तुम हमसे माफी मांग रही हो। अब देखो बेटी, तुम गलत फहमी में थी। तुम्हारी बहन भी गलत रास्ते पर चली गई थी। तुम्हारी बहन के बारे में गांव वालों में बहुत सी बातें हो रही थी, इसलिए हमने उसे सिर्फ समझाया था, अपमान नहीं किया था। हमें पता था कि तुम कितनी अच्छी लड़की हो, इसलिए हमने कभी तुम्हें उसकी बातों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया। लेकिन मेरी बहन तो कह रही थी कि आपने सबके सामने उसका अपमान किया। बिल्कुल नहीं, हमने तो उसे अपने हाथ से खाना खिलाया और फिर समझाया कि ऐसा करना शर्म की बात है। प्रिया का भ्रम टूट गया। वह फूट फूट कर रोने लगी। अरे बाप रे, मेरी बहन ने मुझे उल्टी बात समझाई। मैंने भी उसकी बात पर भरोसा किया। आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। अरे नहीं नहीं नहीं, माफी मांगने जैसा कुछ नहीं किया है तुमने। गलती तो तुम्हारी बहन ने की है और उसकी सजा अब वो ही भुगतेगी। क्या मेरी बहन कभी नहीं छुप पाएगी? देखो बेटा, यह तो नहीं पता कि कितनी सजा होगी, लेकिन जब भी छूटेगी हम उसको भी यहाँ ले आएंगे, है ना गायत्री? हाँ, और हाँ, अब से तुम यहीं रहोगी, हमारी बेटी की तरह। हम सब मिलकर फिर से एक नया जीवन शुरू करेंगे। प्रिया ने उनके सामने अपनी सारी पुरानी दौलत का राज भी खोल दिया। उन्होंने उस दौलत का उपयोग गांव के गरीब बच्चों के लिए एक पाठशाला बनाने में किया। इसके बाद वे सभी अच्छे से रहने लगे।